ओके दोस्तों, जय हिंद। यार यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन कर क्या रहे हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र के बाद हम अभी वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लास्ट हमने देखा था, टॉपिक हो गया ख़त्म। यहाँ पे हम अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस हैं। आगे के लेक्चर में हम जेई के भी क्वेश्चंस करेंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा था वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गिवन थी इतनी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा था फॉर अ राइज इन टेम्परेचर थ्रू 40 डिग्री सेल्सियस, और 4 ऑप्शंस दिए थे। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। चेंज मतलब चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल चेंज। गिवन क्या था, और हमें ये भी पता है कि चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी ड्रॉप हो जाती है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। रो डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 1 माइनस ग्यामा इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज ग्यामा नॉट रो, राइट। सो डेल्टा टी कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस राइज कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में भी वो 40 केल्विन का ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो कन्वर्ट करके भी लिखेंगे तो 40 केल्विन ही आने वाला है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू अभी। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है रो डैश, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, रो इंटू 1 माइनस ग्यामा इंटू डेल्टा टी। तो रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस ग्यामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अभी ये टर्म उधर जाएगी और ये टर्म इधर लेके आते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज ग्यामा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। इसको सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड में तो तुम्हें क्या मिलेगा देखते हैं, रो माइनस रो डैश अपॉन रो। ठीक है, तो हमें यही चाहिए था, हमें यही मिल गया, रो माइनस रो डैश अपॉन रो। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज मिल गया हमें। कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। रो की वैल्यू कितनी है? रो हमें है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? केल्विन में है 40। तो यह आएगा 0.020। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज ऐसे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्पीयर ऑफ रेडाई R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशो। और रेडियस का कुछ हमें रिलेशन दिया है, R1 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ R2। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, इसका मतलब है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी की बात हो रही है। ठीक है, दो स्पीयर है हमारे पास, एक की रेडियस R1 है, दूसरे की R2 है। R1 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ R2 दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, दोनों स्पीयर हैं, सेम मटेरियल के हैं। यहाँ पे मास सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। मास को कैसे सब्स्टिट्यूट करें? इनका रेशो पूछा है, अगर हम 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं तो। सो इस फॉर्मूला को हमने लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, और यहाँ पे हम मास को लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे वी कैन राइट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इंटू स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। सो मास को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा क्यू मुझे मिल जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अभी ये जो स्पीयर्स है ये दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, दोनों कॉपर हैं, तो यहाँ से ये एस सेम होगा, डेंसिटी सेम होगी, सेम मटेरियल से बना है, तो क्या ना इसे, और टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है 1 केल्विन का, तो क्या ना इसे डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। और यहाँ पे कितना दिया है? R1 बाई R2, दैट इज़ गिवन एज 1.5। सो 1.5 का होल क्यूब करेंगे तो फ्रैक्शन में हमें मिल जाएगा 27/8। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने हैंडल किया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दिया है जहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h सो दैट इट मेल्ट्स कम्प्लीटली। कोई आइस है, किसी h हाइट से हमने फेंका है इसे,
ठीक है। इट मेल्ट्स सो दैट इट मेल्ट्स कम्प्लीटली। अच्छा, और फिर क्या हो रहा है इसके अंदर, ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाय द आइस। 1/4 मतलब 1/4 ऑफ टोटल हीट क्या हो रही है यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो रही है जब वो नीचे गिर रहा है आइस, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, 1/4 ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है और बची हुई क्या कर रहा है, एंड ऑल द एनर्जी ऑफ आइस गेटिंग कन्वर्ट, और जो हीट उसे मिल रही है, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो मेल्ट हो रहा है विद दिस मच ऑफ एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्बिंग, और आइस क्या हो रहा है, नीचे आते आते मेल्ट हो रहा है, ठीक है। कितना, 1/4। द वैल्यू ऑफ एच कितनी होगी ताकि वो 1/4 हीट एब्जॉर्ब करे, तो एच की वैल्यू हमें बता, ठीक। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे इसके पास क्या है, ये पोजीशन में इसके पास यहाँ पे होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इसके पास है, ऊपर लेके गया, छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो एट हाइट h उसके पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, mgh, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ से जब मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो क्या हो रहा है, इस mgh उसके पास जो एनर्जी है, देखा कि आगे लिखा है ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय द आइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस टू मेल्ट कंप्लीटली, ठीक है। डेल्टा क्यू जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी हीट इसके पास, जितनी एनर्जी इसके पास है उसकी 1/4 वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, 1/4 ऑफ mgh, इतनी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और जो बची हुई हीट है उससे वो नीचे आ रहा है, ठीक। और इससे क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, ये मेल्ट हो रहा है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1/4 mgh, जो हीट उसने एब्जॉर्ब की उससे वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जब मेल्ट होता है तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, ml के बराबर, मतलब ये इतनी हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होने लगा तो हमने इसको ml के बराबर किया। अगर इतनी हीट एब्जॉर्ब करके इसका सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होता तो हम लिखते 1/4 mgh इज इक्वल्स टू ms डेल्टा t, बराबर है। लेकिन ये मेल्ट हो रहा है इतनी हीट लेके, तो हमने इसको इक्वल टू ml किया, ठीक है। यहाँ से क्या कट हो जाएगा, m कट हो जाएगा, m हमने कट कर दिया। यहाँ से h चाहिए था तो h यहाँ से मिल जाएगा 4L/g, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, L की वैल्यू कितनी है, लैटेंट हीट की वैल्यू यहाँ पे दी है 3.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय g की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 10, ठीक है। सो ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 4 इंटू 34 इंटू 10⁻3, सो 4 इंटू 34 ये हो जाएगा 136 इंटू 10⁻3 मीटर, और इसको किलोमीटर में पूछा है, सो ये हो जाएगा 136 किलोमीटर। सो इतने हाइट से अगर हम फेंकेंगे तो 1/4 ऑफ हीट से वो मेल्ट हो जाएगा और बाकी के हीट से वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का पर्पस। आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2018 में पूछा है, यहाँ पे ये 16 में पूछा गया था। द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P एंड इट्स रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ λ0। ये ब्लैक बॉडी यहाँ पे है, उसकी पावर रेडिएटेड दी है P, और जो वेवलेंथ निकल रही है उससे वो है λ0। ये टेम्परेचर कुछ T था। आगे क्या किया, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज, कितना चेंज हुआ है वो नहीं बोला है, सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 3/4 λ0, द पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम NP, ठीक है। इसका टेम्परेचर T' हुआ अभी, और यहाँ से जो पावर रेडिएट कर रहा है वो n टाइम्स दी इससे है, जो ओरिजिनल पावर थी उससे n टाइम्स पावर अभी रेडिएट कर रहा है। और कितनी वेवलेंथ पे रेडिएट कर रहा है वो,
वो है 3/4 ऑफ लैम्डा नॉट की वेवलेंथ से वो रेडिएट कर रहा है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि पावर इंक्रीज़ होगी, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ ही होगा, राइट। अच्छा, पूछते क्या है वो देख लेते हैं। इस n की वैल्यू बता, फिर इस n की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे ये रेडिएटिंग पावर टेम्परेचर का कुछ रिलेशन है, तो यहाँ से वेन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हम लगा सकते हैं। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ लगाएंगे। वेन्स लॉ अगर मैं कहूँगा, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम रेडिएटेड वेवलेंथ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो हम पहले सिचुएशन के लिए लगा देते हैं इसको और इक्वल कर देंगे सेकंड सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, फॉर फर्स्ट सिचुएशन वी कैन से हियर लैम्डा नॉट इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 लैम्डा नॉट इंटू टी डैश, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, थ्रू वेन डिस्प्लेसमेंट इक्वल करेंगे। सो लैम्डा नॉट इंटू टी इज इक्वल्स टू 3/4 लैम्डा नॉट इंटू टी डैश, ठीक है। इक्वल कर दिया तो लैम्डा नॉट चला गया। यहाँ से टी डैश अपॉन टी, मुझे टेम्परेचर का रेशो मिला 4/3, ठीक है। अभी पावर रेडिएटेड हमें पता है, स्टीफन भाई साहब ने बताया था, पावर रेडिएटेड क्या होता है, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। ये पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला हमारे पास है। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ये मिल गया। सो हम पी अपॉन पी डैश अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा टेम्परेचर पी डैश अपॉन पी करते, क्योंकि इस टर्म में मैंने लाया है, ठीक है। सो पी डैश अपॉन पी इज इक्वल्स टू टी डैश अपॉन टी टू द पावर 4 हम कर सकते हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ से n निकल के जाएगा, p डैश कितना है, np। सो np अपॉन p इज इक्वल्स टू 4/3 टू द पावर 4। सो ये p और p कट हो गया। सो n हमें यहाँ से मिल रहा है 4/3 टू द पावर 4। सो विच इज़ इक्वल्स टू 4 टू द पावर 4 हो जाता है 256, 3 टू द पावर 4 होता है 81। सो इसका ऑप्शन होगा 256/81, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर, अभी ये क्वेश्चन में यस, हाँ कुछ डाउट है, फिर से एक्सप्लेन करो। कौन सा बता। 2 rods A and B of different material are welded together as shown in the figure, ठीक है। मतलब जैसे पैरेलल में जोड़ दिए ऐसा लग रहा है ये दो स्लैब्स। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज K1 और K2 है भाई, एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंप्लीट कंपोजिट रॉड विल बी। ये रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। तो इसकी कंबाइन मतलब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। हमने थर्मल रेजिस्टेंस देखा था ना। एक चीज़ मुझे बताओ, अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला था, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 था, ठीक है। अभी यहाँ से एक पॉइंट नोट करो, जब दो स्लैब्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, वो याद रखेंगे तो अच्छा होगा। दैट इज़ K इज इक्वल्स टू होता है K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है जब दो स्लैब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। अगर इनका एरिया इक्वल है, इफ़ दिस टू स्लैब्स ऑफ A एंड B ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, इनका हम देखते हैं कि दोनों का एरिया इक्वल है और एरिया की कुछ बात भी नहीं की है, मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा। तब ये क्या हो जाएगा, व्हेन A1 इज इक्वल्स टू A2, वी कैन से दैट कि जब A1 इज इक्वल्स टू A2 है तो A यहाँ से कॉमन आ जाएगा K1 प्लस K2 और डिवाइडेड बाय ये A भी यहाँ से आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2, तो A और A कैंसिल हो जाएगा। सो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2, K इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ से K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर बात आएगी कि सर ये अगर सीरीज़ में होंगे तो इसका थर्मल इक्विवेलेंट कितना होगा, कोई बता सकता है। जब ये सीरीज़ में रहेंगे तो इनका थर्मल इक्विवेलेंट कितना रहेगा, व्हेन दिस टू आर इन सीरीज़ इनका थर्मल इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम नोट में लिख लेते हैं, तुम उसे मेंशन कर देना। जब दो रॉड्स जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 है और दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इसका K इक्विवेलेंट होता है 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये याद रखना, दो चीज़ है। और इसका थर्मल इक्विवेलेंट कितना था? R1 प्लस R2। ये हमें पता था, ये मैंने अभी बता दिया। यहाँ से ये हमें पता था, ये मैंने अभी बता दिया। और ये एक फॉर्मूला याद रखना जब एरिया डिफरेंट हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि अ ब्लैक बॉडी at temperature this much Kelvin, the energy of radiation emitted by the body at a wavelength of 250 nanometer is U1। तो कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 5760 केल्विन, ठीक है, हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ है यहाँ पे वो दी है 250 नैनोमीटर। इसकी जो वेवलेंथ यहाँ पे दी है एट दिस टेम्परेचर 250 नैनोमीटर। और उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी मान दो यहाँ पे है U1, ठीक है, एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। और यहाँ पे जो वेवलेंथ यही टेम्परेचर पे डिफरेंट वेवलेंथ्स छोड़ता है। हमें पता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमने देखा था कि एट गिवन टेम्परेचर इट रेडिएट्स डिफरेंट वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो जो वेवलेंथ छोड़ रहा है वो इस सेम टेम्परेचर पे वो है 500 नैनोमीटर की। और वो जो एनर्जी है रेडिएट हो रही है उसकी वो है U2। और फिर आगे कुछ बोला है और एंड देन एट 1000 नैनोमीटर इज़ U3, ठीक है। यहाँ से ये लेट्स से कि और एक वेव यही टेम्परेचर पे है 1000 नैनोमीटर की और उसकी जो एनर्जी निकल रही है वो है U3, ठीक है। और वेन कांस्टेंट यहाँ पे दिया, मतलब एक हिंट मिल गई यहाँ से कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से इसको सोचो। 4 ऑप्शंस पूछे हैं कि कंपेयर करो U1, U2 और U3 को। U1, U2 और U3 का कंपैरिजन दिया, मतलब U1 और U2 के बीच में क्या रिलेशन है? U1 बड़ा होगा या U2 बड़ा होगा, U2 बड़ा होगा या क्या होगा, U1 0 होगा, U3 0 का, ये पूछा है, ठीक है। हमने कहा कि ये टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है, 5760 केल्विन, ओके। यहाँ पे हम वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? लैम्बडा m इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बराबर है। कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर भी है। तो यहाँ से एक ग्राफ थोड़ा रिकॉल करोगे क्या? कुछ ग्राफ ऐसे आता है ना इसका, ऐसे मान लो कि ये टेम्परेचर है 5760, इसका ये ग्राफ है वेवलेंथ वर्सेस ये एनर्जी U का, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा वो वेवलेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो वेवलेंथ हम फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से वो है लैम्बडा डैश। वो ये फॉर्मूला से आ जाएगी, लैम्बडा m मुझे मिल जाएगा, लैम्बडा m ही कर देते हैं इसे, ठीक है। तो लैम्बडा m क्या आ जाएगा? दिस कांस्टेंट c/t। सो लैम्बडा m की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इन तीनों का क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। सो लैम्बडा m यहाँ से निकालेंगे, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो है 2.88 इंटू 10⁶ नैनोमीटर इंटू केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 5760, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस ये कुछ आएगा 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब ये जो वेवलेंथ है जिस पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है वो कितनी है? 500 नैनोमीटर, ठीक है। सो 500 नैनोमीटर मतलब U2 गिवन है, मतलब ये कौन सी होगी? ये होगी U2, ठीक है। और इससे छोटी वेवलेंथ की जो हीट रेडिएट होगी वो कम होगी। 500 नैनोमीटर से ज़्यादा वाली वेवलेंथ भी देखोगे तो वो उतनी मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये जो U1 और U3 है, ठीक है, ये जो U1 है, U1 कौन सा होगा फिर यहाँ पे? 250 नैनोमीटर वाला।
सो अगर उसकी वेवलेंथ 250 नैनोमीटर है तो मान लो जो हीट रेडिएट कर रहा है वो U1 है, और 1000 नैनोमीटर पे यहाँ पे कहीं होगा, 1000 नैनोमीटर मतलब यहाँ कहीं होगा, वो कितना है U1 और U3 का ये रिलेशन हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी वेवलेंथ कितनी है 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ से एक बात पता चली कि 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है। तो कैन आई से U2 हियर इज़ ग्रेटर देन U1 एंड U2 हियर इज़ ग्रेटर देन U3, क्योंकि ये वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है। बट वी कैनॉट से कि U1 बड़ा है या U3 बड़ा है, उसके लिए वो पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन दूसरी लगेगी, ठीक है। सो U1 और U3 में से कौन बड़ा ये पता नहीं, और वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है चारों में। तो हमें पूछा है कि U1 बड़ा है क्या U2 से, पहला ऑप्शन सही होगा क्या? हमने देखा नहीं यार, U2 बड़ा है, पहला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है। U1 ज़ीरो है क्या? नहीं, वो कैसे ज़ीरो हो सकता है कि किसी भी टेम्परेचर पे हीट रेडिएट होती है, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा उस हिसाब से। ऑप्शन बी देखा, U2 इज़ ग्रेटर देन U1, यस वी कैन से। अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो सकता, मल्टीपल चॉइस, एक से ज़्यादा करेक्ट है, तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि U2 इज़ ग्रेटर देन U3, ये क्या सही होगा? हमने कहा यस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, और ये भी ट्रू होगा, ठीक है। तो सिंपल वेन डिस्प्लेसमेंट से हमने लैम्डा टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट किया, वहाँ से लैम्डा एम की वैल्यू निकाली, वो आई 500 नैनोमीटर। यहाँ पे वही गिवन था, 500 नैनोमीटर की जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो U2 है, वो तो पीक होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। फिर बाकी की जो वेवलेंथ होगी उस पर इतनी मैक्सिमम नहीं होगी, उससे कम ही होगी। तो हमने कंपेयर कर दिया कि U2 सबसे बड़ी हीट रेडिएट करेगा एट अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, और ये जो U1 U3 है जिनकी वेवलेंथ इतनी है वो उससे कम ही रहेगी। तो इसलिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमने बी टिक किया। आगे चलते हैं सर। यस। वो पिछला ये क्वेश्चन में ऐसा भी हो आप पूछ सकते, मतलब U3 इज ग्रेटर देन U1 हो सकता है? U3 इज ग्रेटर देन U1 हो भी सकता है ना, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच डेटा टू कंपेयर U3 एंड U2, सॉरी U3 एंड U1 को कंपेयर करने के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम टिक नहीं कर सकते, ठीक है। सर हमने यूट्यूब को ग्राफ पे सबसे पिक पे क्यों लिया? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये वेन डिस्प्लेसमेंट का लॉ होता है, ठीक है। तो एट दिस गिवन टेम्परेचर 5760 कौन सी वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम हीट रेडिएट करेगा, हमने कहा कि वो कैलकुलेट किया जा सकता है, कांस्टेंट C अपॉन टी। तो C की वैल्यू यहाँ पे पुट की, T की वैल्यू हमने पुट की, और यहाँ पे देखा कि ये 500 नैनोमीटर आ रहा है, वो क्वेश्चन के गिवन इन्फॉर्मेशन में था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर। सो 500 नैनोमीटर पे वो मैक्सिमम हीट रेडिएट करेगा, ये इस फॉर्मूला से हमें मिला। ये फॉर्मूला वही कहता है वेन डिस्प्लेसमेंट का, एट दिस वेवलेंथ इट विल रेडिएट मैक्सिमम हीट, वही तो रिलेशन है, इसलिए तो यहाँ पे लैम्बडा m लिखते हैं, m मतलब ये मैक्सिमम, ये इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी जहाँ पे वो हीट मैक्सिमम रेडिएट करेगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा है, अ पीस ऑफ आयरन is heated in a flame, it first becomes dull red, then becomes reddish yellow, and finally turns to a white hot. The correct explanation for the above observation is possible by using, कि बोल रहे हैं कि ये जो आयरन रॉड है, ठीक है, इसको गर्म कर दिया तुमने, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, T2 था, और एक टेम्परेचर T3 था। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, इट फर्स्ट बिकम डल रेड, पहले इसका कलर ऐसे कुछ डल रेड था, रेडिश येलो, कुछ येलोइश ऐसे होगा, रेडिश येलोइश, तो हम ऐसे दिखा देते, इसका ये टेम्परेचर पे ये कलर हो गया, और इट टर्न्स टू वाइट हॉट, बाद में इसका टेम्परेचर वाइट हो गया। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, T3 बड़ा है T2 से, और ये बड़ा है T1 से। देन द करेक्ट एक्स में ऐसा क्यों हो रहा है कि कलर क्यों चेंज हो रहा है, भाई तुम गर्म करते जा रहे हो, कलर क्यों चेंज हो रहा है। और पूछा है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन कौन से कॉन्सेप्ट से दोगे, किरचॉफ्स लॉ बताएगा ये ऐसा हो रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बताएगा, स्टीफन बताएगा, डी बताएगा। डी सर। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें यही बताता है ना कि लैम्बडा m इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो,
लेट्स से वो T1 है, लैम्बडा 1 अगर मैं निकालूँ, इसकी वेवलेंथ जो निकल रही है वो लैम्बडा 1 है, इसकी लैम्बडा 2 है और इसकी लैम्बडा 3 है। सो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 निकाल सकता हूँ मैं, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ से क्या पता चल जाता है, अगर वेवलेंथ अलग है तो कलर भी अलग हो जाता है। तो वेवलेंथ क्या हो जा रही है, शॉर्ट हो रही है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर T3 बढ़ा था T2 से, ये क्या हो रही है, वेवलेंथ शॉर्ट हो जा रही है एज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वाइट की वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस येलो की वेवलेंथ कम होती है और वाइट की वेवलेंथ उससे भी कम होती है, ठीक है। सो दैट कलर फिनोमिना इज डिपेंडिंग अपॉन दिस वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ रिलेशन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय वेन, भाई साहब, ठीक है। सो एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी और एवरी वेवलेंथ डिपेंड्स अ डिफरेंट कलर, डिपिक्ट्स अ डिफरेंट कलर। तो ये बात बताई वेन भाई साहब ने, इसका ऑप्शन डी रहेगा। आगे और एक क्वेश्चन किया, हमारे पास कितना टाइम है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ अ स्टार सर इज, यस कुछ पूछना है बोलो। सर इसका लेक्चर है सर अभी 10 बजे। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन वही बोल रहा हूँ मैं। इफ द रेडियस ऑफ अ स्टार इज आर एंड इट एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। तो कोई स्टार है जिसकी रेडियस आर गिवन है, ये एज अ ब्लैक बॉडी बिहेव कर रहा है और इसका रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बताओ। मतलब स्टीफन लॉ ने हमें वही बताया ना कि डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इस डी क्यू बाई डी टी को कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना होता है हमें पता है, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, हाँ सर ऑप्शन डी। ठीक, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर पूछा था हमें, एट व्हाट टेम्परेचर, सो T टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू Q अपॉन सिग्मा इंटू ए। सो T क्या हो जाएगा, Q अपॉन सिग्मा इंटू ए टू द पावर 1/4 और A क्या होता है, सरफेस एरिया। सो ये इसको सरफेस एरिया पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू 4πr² टू द पावर 1/4। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखो कौन सा है, 1/4 1/4 के ऊपर ये नीचे ऑप्शन डी, ठीक है। तो और आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हमने नीट के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन करेंगे और जेई के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। आज इवनिंग में 4 बजे एक्स्ट्रा क्लास हमारी है